चलिए जी, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन वर्क्स. The whole idea rotates around the modernist stereotypical representation. First, we need to understand this thing कि जो हम representation अभी discuss करने जा रहे हैं, these are more modernist representations. सही है, modernist का मतलब क्या होगा? Reality based representation होगी, ठीक है. पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं? वो हाइपर रियलिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, ठीक है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है. जब आप इन दोनों रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे तो इट्स मोर लाइक एन आइडिया, लाइक द पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑलवेज सपोर्ट द आइडिया ऑफ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी. व्हाट इट मींस, according to the post modernity, the media content is not a representation of reality, it's a representation of hyper reality. It's a representation of hyper reality. What it means कि मीडिया कंटेंट जो होता है वो एक रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है. मीडिया रिप्रेजेंटेशन एक एग्जैजरेटेड रिप्रेजेंटेशन होती है. क्या होती है बेटा? एग्जैजरेटेड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? एक हाइपर रियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसका ताल्लुक रियलिटी से कुछ भी नहीं होता, ठीक है. अगर मैं इस चीज को और आगे लेके चलता हूँ, क्लास, देयर इज मोर अबाउट इम्पैक्ट ऑफ क्लास, इम्पैक्ट ऑफ स्टेटस को आइडियाज, ठीक है. क्लास आइडियाज के अंदर स्टेटस को यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियाज का इंटरफेरेंस आपको बहुत ज्यादा नजर आता है, ठीक है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द, इसमें न्यू मार्क्सिस्ट की प्रॉपर स्टडीज हैं जो कि कहती हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास स्ट्रक्चर विद द आर्ट्स एंड कल्चर, लाइक के फिल्म्स के अंदर अपर क्लास को एक आर्टिस्टिक आर्ट लवर के तौर पे दिखाया जाता है, सही है, और वर्किंग क्लास को कल्चरली डेप्रिवेटेड नजर आते हैं, ठीक है. अब आर्ट लवर के तौर पे आप कैसे दिखाते हो उनको? आर्ट लवर के तौर पे आप ऐसे दिखाते हो कि यू आर गोइंग टू शो द पेंटिंग्स ऑन द वॉल, यू आर गोइंग टू शो द कलर एस्थेटिक्स ओवर देयर, सही है सर. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, जो मीडिया है उसके अंदर हमेशा जो पेंटर्स, असल पेंटर्स और आर्टिस्ट होते हैं उनको तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास दिखाया, उनको दिखा, लेकिन जो एक्चुअली उनकी पेंटिंग्स होती हैं वो तो उनके बाहर तो अपर क्लास ही होते हैं ना. तो पिकासो की पेंटिंग किसी गरीब के घर में थोड़ी ना दिखाई जाएगी. मगर ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि आप एक्चुअली मीडिया इज गोइंग टू शो देम एज अ आर्ट लवर, आर्टिस्टिक, एस्थेटिक्स, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली आपको, बिकॉज देखें दीज ऑल आर द लग्जरीज. इफ यू आर हैविंग अ पेंटिंग ऑफ 2 million rupees, तो ऑटोमेटिकली व्हाट इट शोज दैट यू आर हैविंग दैट मच मनी कि आप उसको पेंटिंग को, आप आर्ट लवर हो तभी आके आप वो चीज परचेज करें. तो जिस बेचारे ने बनाई है वो उस बनाएंगे वो छोड़ देना उसको, लेकिन हम तो मीडिया रिप्रेजेंटेशन की बात करें. So there is an impact of the status quo idea, like the capitalist ideas on media, और मीडिया एक्चुअली लोअर क्लास को दूसरी तरफ प्रॉब्लम मेकर्स बताता ये कि भाई दे आर, द मीडिया इज यूज्ड टू शो देयर कल्चर एज अ डिस्पोजेबल कल्चर. डिस्पोजेबल कल्चर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कल्चर जिसकी कोई बेस नहीं. द पीपल हु यूज्ड टू लिव इन द ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है, डिस्पोजेबल कल्चर है, ठीक है. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है. अपर क्लास एंड मिडिल क्लास आर हैविंग कल्चरल कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल दिखाया जाएगा. वर्किंग क्लासेस आर कल्चरली डेप्रिवेटेड, दे आर क्रिमिनल, हैविंग क्रिमिनल एटीट्यूड, हैविंग क्रिमिनल. आप क्रिमिनल दिखाओगे भाई, देखो दुनिया के अंदर, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखो तो जितना दुनिया को नुकसान व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स पहुंचाते हैं उतना ब्लू कॉलर क्रिमिनल्स नहीं पहुंचाते कभी, सही है. अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो मिलियंस एंड बिलियंस का क्या फाइनेंशियल क्राइम करके चले जाते हैं वो लोग, ठीक है. लेकिन हमेशा मीडिया रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो क्रिमिनल की, वो एक्चुअली वर्किंग क्लास के साथ लिंक करेगी, ठीक है. कि भाई ये अच्छा, अगर आप मिडिल क्लास की बात करते हो तो आप उनको एजुकेटेड दिखाओगे, उनको आप प्रोफेशनल दिखाओगे, मिडिल क्लास, ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर आपने अपर क्लास दिखाना है तो यू आर गोइंग टू शो देम एज शोइंग, यू आर गोइंग टू शो देयर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और देयर बिजनेसेस टू द पीपल, ठीक है. तो that's our most basic important differentiation between the class representations. नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आइडिया की बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द जेंडर रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है. अगर मैं स्टीरियोटाइपिकल जेंडर रिप्रेजेंटेशंस की बात करूं तो मेल एज इंस्ट्रूमेंटल रोल, मेल विद इंस्ट्रूमेंटल रोल और फीमेल विद द एक्सप्रेसिव रोल दिखाया जाता है. लेकिन इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि ओकले ने भी डिस्कस की थी, जो आर सेक्सुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है. द सेक्सुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस में क्या चीज आती है? सेक्सुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मेल गेज का कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं आई कैंडी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल बॉडीज एज पर द डिजायर्स ऑफ मेन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल्स, जिसके ऊपर
फेमिनिस्ट, बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं वो डिसएग्री भी करते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर थ्योरी आएगी, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है, एक तरफ तो स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल, ठीक है, एज एन विद एक्सप्रेसिव रोल। मेल को आप दिखाओगे एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ मैचो मैन, सही है, एज अ स्टार, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो जेंडर के हवाले से, फीमेल्स के हवाले से, तो दो तरह की रिप्रेजेंटेशन मिलेंगी। एक तो आपको स्टीरियोटिपिकल एक्सप्रेसिव रोल वाली मिलेंगी, ठीक है, एज अ होम मेकर एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपको मिलेंगी तो सेक्सुअलाइज रिप्रेजेंटेशंस मिलेंगी। सेक्सुअलाइज रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? इट्स मोर लाइक अ मेल गेज कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उसमें आई कैंडी, ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात होती है। फेमिनिस्ट ऑलवेज अपोज दिस आइडिया कि ये रिप्रेजेंटेशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया में अब देखा जा रहा है कि अगर हम पोस्ट मॉडर्निटी की बात करें तो देयर आर न्यू आइडेंटिटीज आर इंक्लूडिंग लाइक दे आर शोइंग द न्यू मैन कॉन्सेप्ट। बहुत सारी फिल्म है जिसके अंदर बंदे जो है खाना बना रहे होते हैं, सही है, एंड जो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है उसको खत्म किया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ दुनिया में एक और चीज नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड फीमेल गेज कॉन्सेप्ट, ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ मेल बॉडीज एज पर द फीमेल डिजायर्स एंड फैंटेसीज, ठीक है। देयर आर सो मेनी फिल्म्स जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को भी इंडोर्स किया जाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हमारा जेंडर के हवाले से हो गया। अब मैं अगर इस चीज को एथनिसिटी के हवाले से बात करते हैं तो इट्स मोर लाइक अ वाइट गेज कॉन्सेप्ट। वाइट गेज का मतलब क्या है कि हर किसी को मीडिया पे वाइट शो करना है, ठीक है, जो वाइट सुपरमेसी है उसको शो किया जाता है, ठीक है, स्टीरियोटिपिकली, ठीक है। वो मैंने कहा कि भाई, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको जो फास्ट एंड फ्यूरियस की एग्जांपल दी थी वो यही दी थी, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैंने दी थी आपको, वो पोस्ट मॉडर्निटी के साथ लेंगे। लेकिन जो अगर आप स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें वाइट गेज का कॉन्सेप्ट है द ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइट एथनिसिटीज और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज। एथनिक माइनॉरिटीज एज अ ट्रबल मेकर्स दिखाया जाएगा, एथनिक माइनॉरिटीज को एज अ प्रॉब्लम मेकर्स बनाया जाएगा, एथनिक माइनॉरिटीज को अंडर रिप्रेजेंट किया जाएगा, सही है। एक टाइम तक अगर आप बात करते हैं 1970s और 80s तक की भी बात करते हैं तो जो ब्लैक एथनिसिटीज थी उनकी रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलती थी, पर्टिकुलरली ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के अंदर अगर आप देखते हो, होती भी थी तो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस वर्जन के अंदर होती थी। स्लेव्स के तौर पे दिखाएंगे उनको, स्लेव होगा तो कौन होगा? ब्लैक हो। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, स्लेव्स की बात करूं तो आपके दिमाग के अंदर जो मीडिया ने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है स्लेव का, वो है कि एक काला सा बंदा है जो अजीब सी स्टारवेशन की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है, एंड ही इज डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, सही है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि वाइट गेज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज हो जाता है, और ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अडल्ट गेज तो आता ही आता है, और एथनिक मेजॉरिटीज होता है। अडल्ट गेज का कॉन्सेप्ट एज के साथ लिंक होता है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब अगर हम एज रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपने प्रॉब्लम मेकर बताना है तो आप एक यंग बंदा दिखाओगे, सही है, लेकिन जो मेजर रोल होगा, एडल्ट फेस होगा, वो आपके पास क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एडल्ट गेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मैं आपको और डिटेल में भी इसको आगे समझाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा जब हम बात करते हैं जो एज रिप्रेजेंटेशंस के हवाले से, ठीक है, स्टीरियोटाइपिकल एज रिप्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो टीन एज हीरोज या लीड कैरेक्टर्स को नहीं चाहती। आपको अगर आप स्टीरियोटाइपिकल फिल्म्स देखोगे तो उसके अंदर आपको लीड कैरेक्टर एडल्ट नजर आएगा, एक प्रॉपर बंदा नजर आएगा। इसीलिए टीनेजर्स को बहुत सारी फिल्म्स में चांस नहीं मिलता था किसी एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। आप देखते हो या तो चाइल्ड स्टार होता है या फिर मेजर स्टार होता है, टीनेज स्टार नहीं होता था, क्योंकि वो एडल्ट के कॉन्सेप्ट को ब्रेक करती थी, उसी एडल्ट गेज का कॉन्सेप्ट। देखो एक्चुअली कुछ स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशंस फ्रेम की डिमांड के तौर पे सेट कर दी गई कि यार अगर टेलीविजन पे कोई चीज़ दिखाई जाएगी तो वो इस एज ग्रुप के हवाले से होगी, इस जेंडर के हवाले से होगी, इस एथनिसिटी के हवाले से होगी और इस क्लास के हवाले से होगी। ये जो एक फर्म आउटलाइन बिल्ड की गई थी, इसी की वजह से सारी रिप्रेजेंटेशन के आइडियाज में वेरिएशन आने लगा। समझ आई बात? फिर जब वेरिएशन कब आने लगा? जब उन्होंने कहा ये सर्टेनिटी सेट हो गई है, नाउ वी नीड टू ब्रेक दिस सर्टेनिटी फॉर द क्रिएटिव पर्पसेस, फॉर द सोशल रीजनिंग। लाइक बार्बी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, that the Barbie is the best example how they are the film is breaking the stereotype in terms of gender and sexuality also. Clear होगी बात? that film is particularly breaking the stereotypes, ठीक है। अब अच्छी लगी बुरी लगी मैं नहीं बताऊंगा, सही है, लेकिन मुझे कैंसिल होने का या अप्रूव होने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जो भी है वो एक
हकीकत है, ठीक है।